चीज को अगर आप मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर कुछ लिखा होता है ऐसे करके dx, अब अगर समहाउ आप उसको इंटीग्रेशन ऑफ d एंड समथिंग यहाँ पर लेके आ जाओ, अगर ऐसे करके इसको समहाउ इसमें कन्वर्ट कर लो आप, माइंड यू, ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ब्रैकेट में जो है और यहाँ ब्रैकेट में जो है सेम चीज है, बट समहाउ अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया तो आगे का काम बहुत आसान है, ये दोनों एक दूसरे के, इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इंटीग्रेशन को, तो वो इसको खत्म कर देगा डी को, और जो सिर्फ ब्रैकेट में है वो चीज बच जाएगी, ये वाला ब्रैकेट अब यहाँ पे, तो ब्रैकेट में ये वाली क्वांटिटी और यहाँ वाली क्वांटिटी सेम है, बट दिस इज डिफरेंट, सो दिस कैन बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ एक एक्सप्रेशन लिखा हो, समहाउ आपने उसको d ऑफ सम डिफरेंट फंक्शन ऑफ x लिख दिया यहाँ पर, ये वाला fx और ये वाला fx अलग अलग, then this value will be equal to simply fx. ये बेसिकली आपका प्रोसीजर है, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे अगर याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाकी कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास और कुछ टेक्निक्स है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, तो कहानी तो ऐसे चल रही है, ये पूरा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैंने जो तुमसे ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा था e to the power x square dx, actually there are many functions which you cannot integrate at all, and this is one of those functions, it is non-integrable. कोई नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस नहीं आपने सीखे थे, डिफरेंशिएशन सबका करना, सबका कर सकते हो आप, पॉसिबल है, बट इंटीग्रेशन में नहीं है ऐसा, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन लिख दूंगा मैं इंटीग्रेशन हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, तो देयर आर सेवरल फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता बिल्कुल भी, जिसमें से कि एक ये है, हाँ चलो अभी डेफिनेट होता है नहीं, मैं डेफिनेट में आएगा बात, जैसे कि रूट साइन एक्स, नॉन इंटीग्रेबल है, फिर एक और ऐसे साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर भी नॉन इंटीग्रेबल है, यू वोंट बी एबल टू इंटीग्रेट दिस, देयर विल ऑलवेज बी सम प्रॉब्लम, और आप इसमें डायरेक्टली कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं बना पाओगे जिसको डिफरेंशिएट करके ये मिले, अल्टीमेटली तो ये ढूंढ रहे हैं, इसमें तो मैं बोला था इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को अगर आप समहाउ ऐसे लिख पाओ डी ऑफ सम अदर फंक्शन, तो एक तरीके से इसका आंसर एफ एक्स आ जाएगा और प्लस सी आप लगा लोगे, तो सारे के सारे फंक्शन ऐसे नहीं है जिसके लिए आप ये कैपिटल एफ एक्स ढूंढ पाओ, तो इसलिए इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ऐसा, हाँ कुछ और टेक्निक्स होती हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस अभी हमारे, देयर आर सेवरल अदर टेक्निक्स जिनसे ये नहीं किया जा सकता है, बट अभी हम उन पे नहीं जाएंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं कुछ और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली एनालिटिकल तरीका जो होता है इसको कि आपने इसका एक फंक्शन निकाल दिया, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, एनालिटिकल मेथड मतलब वही है कि पूरा का पूरा आपने लिख के और एक प्रॉपर फंक्शन निकाल दिया, ओके तो ये हो गया। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए कहीं ऐसा दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू बताओ फ्रॉम ए टू बी, तो क्या आप लोगों को याद है ए टू ए और बी क्या होते थे, क्या बोलते हैं ए और बी को, लिमिट्स ऑफ व्हाट, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होता था एक्स, तो समझेंगे इसको ध्यान से, इसको कैसे लिखा जाता है, पहले आप इसको ऐसे बनाओ ए टू बी डी ऑफ कैपिटल एफ एक्स, यानी कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का देख रहे हो उसको, एंड दिस विल कन्वर्ट टू एफ एक्स, प्लस सी लिखना था मुझे, लेकिन अब सी लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिर कुछ इस तरीके से नोटेशन लिखो, यू हैव इंटीग्रेट दिस ए टू बी, लिमिट्स हैं इसमें ए टू बी, यही अभी लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी, जब डेफिनेट था तो इसको सीधा हम ये लिख देते थे, लेकिन अभी इनडेफिनेट था, अभी डेफिनेट है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एंड फिर फाइनली क्या करोगे आप, ये भी जो भी फंक्शन है उसमें पहले बी रखोगे
x की जगह हर जगह b, ये एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस फिर x की जगह आप रख दोगे a, तो इन दोनों वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड यू विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन. Are you getting this? Yes, sir. आप इस तरीके से डेफिनेट वाला इंटीग्रेशन करते हो. इन दोनों में ही fx जो है, ये कैपिटल fx इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, fx विल बिकम द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx. ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव. एक एग्जांपल देखो इसका. मान लीजिए मैंने आपको दिया कि रूट एक्स है dx, you are integrating it from let us say 4 to 9. इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट से. 4 से लेकर 9 तक इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं. करिए इसको सब लोग. Sir, 12.1. 38/3. 8/3. 38/3. 12.1 ही आएगा क्या? नहीं, 12.1 तो कैसे आएगा? 12.6. But yeah, 6/7. 12.6. yes, that seems correct. तो क्या करना होगा इसमें, आप पहले इसको इंटीग्रेशन कर लोगे सिंपल तरीके से. x टू द पावर हाफ है, पहले भी किया था हमने थोड़ी देर पहले भी, यहाँ पे करा ही था ये रूट x का. तो ये आ रहा था 2/3 x टू द पावर 3/2. so this will become 2/3 x to the power 3/2. इसमें फिर आप लिमिट लाएंगे 9 to 4. अभी 2/3 तो कॉमन रहेगा, मतलब 2/3 तो एज इट इज, इसको बाहर आने दो. x टू द पावर 3/2 में पहले 9 रखोगे यहाँ पर, तो 9 की पावर 3/2 इज 27. 4 की पावर 3/2 will become 8. This one is 19. 19 into 2 is 38. और देखिए, मान लीजिए आपको लिख दिया मैंने sin x dx from let's say 0 to pi/2. बताइए इसका क्या है? Sir, 1. Yes. So integration हो जाएगा minus cos x. Limits will be 0 to pi/2. Now cos pi/2 is 0. Minus cos pi/2 is 0. Minus of minus cos 1, मतलब cos 0. कुछ ऐसा आएगा, ठीक है. ये cos pi/2 है तो 0 हो गया, तो 0 0 ये तो हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1 1.
व्हेन आई राइट दिस, ये आपको समझ में आता है क्या? एफ एक्स जी एक्स मतलब दो अलग अलग फंक्शन है जिसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा एंड कुछ इस तरीके से आपको दिया होगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। अब मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा अभी हमारे लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ होता है इस टाइप का एक। तो एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, उसको ट्राई टू रिमेम्बर इट। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं। कोई भी ले लो, अभी आपको फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला देखना है क्योंकि अभी। तो क्या करोगे इसमें आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लेट्स से fx एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, सॉरी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ तक तो सेम लग रहा है, जैसे उसमें था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना था पहले। यहाँ पर ठीक है इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद कहानी थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड्स हो जाती है, माइनस। नाउ माइनस करना पड़ेगा आपको, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन लगाओ और अंदर क्या लिखेंगे, देखो अंदर आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको डिफरेंशिएट करना है, जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पहले एज इट इज रखा था उसको आप डिफरेंशिएट करो, एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन रखो अंदर, और उस पूरे को इंटीग्रेट करना है। अब ये जो इंटीग्रेशन लगा हुआ था ये पूरे के सामने, मतलब कि प्रोडक्ट रूल ने एक और इंटीग्रेशन दे दिया जिसमें आपको फिर से दो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो इसी को सोचो डायरेक्ट, इसी के बारे में सोचो, ये वाली क्वांटिटी किससे सिंप्लीफाई होगी, मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा और किसका इंटीग्रेशन करूंगा, ये सोचना है इनमें से। तो एक बात समझो आप लोग कि इसका डिफरेंशिएशन तो cos x होता है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जबकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बचेगा, तो आपको एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बचेगा, वो चीजें आसान हो जाएंगी। सो इट वुड बी गुड इफ आई टेक दिस टू बी द फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर रखा होता है। तो लगाना शुरू कर दो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x को एज इट इज रखूंगा, सेकंड वाले का यानी कि sin x को इंटीग्रेट करूंगा अलग से, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो इट विल बी माइनस cos x। फिर माइनस लगाएंगे बड़ा सा, इंटीग्रेशन लगाएंगे बड़ा सा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि हमने अभी निकाला था माइनस cos x, तो माइनस cos x, और ये वाला dx यहाँ आ जाएगा, ये वाला dx यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, ये वाला माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, इट डोंट मैटर, माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन cos x dx which is how much, sin x। और सिंस अभी ये नॉन इंडेफिनिट है तो c लगा लेंगे बाद में। एक और में लगा के देखते हैं इसको, सपोज इसमें बड़ा काम आता है, हमने इंटीग्रेशन ऑफ ln x की वैल्यू लिखी नहीं है कहीं पर भी, तो प्रोडक्ट रूल से ही निकाला जाता है, क्योंकि अब दिखने में तो यहाँ पर लग रहा है कि एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या लेंगे, तो अब यहाँ पर दूसरा फंक्शन इससे मान लो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है इसको आप अपना सेकंड फंक्शन मानेंगे, ln x विल बी ए फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। तो होता था कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ये सेकंड फंक्शन है 1 dx का इंटीग्रेशन विल बी x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है सबको यहाँ तक? सर ये फर्स्ट फंक्शन है और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव विच विल बी 1 अपॉन x, और जो सेकंड फंक्शन है सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जो कि हमें पता है ऑलरेडी x आ जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या फायदा हुआ हमारा, इंटीग्रेशन जो x है और इसका डेरिवेटिव जो 1 अपॉन x है, तो ऑटोमेटिकली ये 1 बन जाएगा।
तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से x आ जाएगा, बिकॉज दिस इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो आएगी आपके पास lx ln x माइनस x प्लस c इफ यू वांट इंडेफिनिट केयर। तो इसका डेरिवेटिव ln x आएगा। इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो, तो ln x माइनस 1। पहले मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, फिर उसके बाद जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा क्या है। इफ ध्यान से समझना है, कहीं पर आपको कुछ ऐसा इंटीग्रेशन दिख जाए कि f ऑफ, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक दूसरी चीज बता दूं। सपोज आपको ये मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज सम दिस फंक्शन, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, यू नो दिस इज नोन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स है, तो ये साइन एक्स आता है, ये हमें मालूम है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछे f ऑफ सम अदर फंक्शन gx, मतलब डबल उसमें चल रहा है काम, x को रिप्लेस किया है gx से, और साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है आपका, उसके डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, अलग से मल्टीप्लिकेशन रखा हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है dx। तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो आराम से। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, अगर ये चीज मालूम है तो इसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैपिटल F ऑफ gx, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। दिस इज हाउ वी राइट सब्स्टिट्यूशन मेथड मैथमेटिकली। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, समहाउ आप कैसे कन्वर्ट करते हो इसमें, तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप इसमें क्या मानते हो, gx को एक डिफरेंट क्वांटिटी मान लेते हो t, एंड देन यू डिफरेंशिएट दिस। जब आप इसको और डिफरेंशियल निकालेंगे इसका डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल क्या होगा, देखो gx का डिफरेंशियल क्या होगा, gx का डिफरेंशियल होगा gx इंटू dx, g डैश x इंटू dx, ये डिफरेंशियल होगा। इसका डेरिवेटिव तो g डैश x है, लेकिन डिफरेंशियल लिखोगे तो dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू dt। अब ये दोनों ही चीजें यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी से नाम आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो g डैश x dx का वैल्यू तो है dt, इसका वैल्यू तो dt बन जाएगा पूरा, और gx का वैल्यू t माना है तो ये ft आ जाएगा, तो ft और ये चीज बन जाएगी dt। अब अगर आपको एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये मालूम है ना, तो इसका भी पता है, फिर ये भी सीधा एफ टी ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू आर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर dx, उसका कुछ इंटीग्रेशन आएगा, सेम इसका भी आएगा, बस एक्स की जगह टी लिखा हुआ होगा वहां पर, टी स्क्वायर डी टी का भी सेम आएगा। तो डोंट मैटर अगर आपने सिर्फ वेरिएबल्स रिप्लेस कर दी, एक्स की जगह वाई लिख दिया, वाई की जगह एक्स लिख दिया, तो वो सेम रहता है। एंड सिंस टी वाज ऑलरेडी gx, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, एफ जी एक्स, f of gx। हाँ, एग्जाम्पल वही देखो, 2x e to the power x square dx। तो आपको ये सोचना होगा यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए सच दैट ये हमारा कुछ जाना पहचाना जैसा कुछ बन जाए। तो मैंने तो तुम्हें एक तरीका ये बता दिया था ना इसको करने का, कि डी एक्स एक्स स्क्वायर, और इसको लिख लो डी ऑफ एक्स स्क्वायर। 2x dx क्या हो सकता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से सोचने की वजह है हम क्या कर सकते थे, इसको यहां पर एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, एक ऐसी क्वांटिटी को टी मानना है जिसका डिफरेंशियल रखा हुआ नजर आया, जिसका डेरिवेटिव रखा हुआ नजर आया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, उसी को मानना है, डेरिवेटिव को नहीं मानना, जिसका डेरिवेटिव है उसको मानना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो बन जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, और फिर दोनों चीजें यहां रिप्लेस कर देंगे।
एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी, तो ये बन जाएगा e टू द पावर टी, एंड दिस 2x dx विल गिव यू dt, 2x dx विल बी dt, ये बन गया, तो आ जाएगा e टू द पावर टी ही रह जाएगा, और e टू द पावर टी क्या होगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर। जो तो आप अल्टीमेटली यही काम तो कर रहे हो, ये चीज और ये चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने टी को एक्स स्क्वायर लगाया तो टी के आगे टी आ गया, ये डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह टी लिखा हुआ है, तो वो सेम वन एंड द सेम थिंग। इफ यू आर एबल टू डू दिस तो आप डायरेक्टली एसएल बना सकते हो। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx करना है, cot x dx को पहले एक्सपेंड करके लिखो, इट विल बी cos x डिवाइडेड बाय sin x into dx। कैन यू टेल मी किसको t मानूं कि आराम से सॉल्व हो जाए? sin x. सर sin x। यस, आप sin x को t मानोगे बिकॉज sin x का डेरिवेटिव cos x dx होता है, यहाँ पर cos x dx लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके साथ। सो यू मस्ट टेक sin x इक्वल टू t, वो ज्यादा बेटर है, और ये धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस से, डोंट वरी, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो cos x dx dt हो जाएगा, तो इस पूरे की जगह dt लिखा हुआ आएगा और sin x की जगह t आ जाएगा, दिस विल बिकम dt ओवर t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log t ln ln t t और t पे मॉड लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक फॉर्मूले में पता नहीं, मुझे याद नहीं लगाया था नहीं, लेकिन ln t आएगा, इसका मॉड t आएगा। सो उसके बाद वापस से रख दें तो ln sin x आ जाएगा। आई होप यही फॉर्मूला हमने लिखा होगा शायद, अगर लिखा होगा पहले तो। ये भी फॉर्मूले आपको, तो ये लिखा था हमने। अच्छा, इसमें dx बाई x में अगर आपको लिखा हुआ है बस अभी, तो इसमें यहाँ पर मॉड लगा लेंगे सब लोग। और देखो, समटाइम्स आपको यहां पर वो वाली क्वांटिटी नहीं दिख रही होती है जिसको टी मानना है, लेकिन उसका डेरिवेटिव दिख रहा होता है, तो भी तो हम उसमें टी मान सकते हैं उसको। जैसे एग्जांपल cos x dx से लिखा हुआ है मान लो, और आपको समहाउ कैसे भी आपको पता है कि किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव होता है cos x sin, तो आप उसको t मान सकते हो, भले को यहाँ पर नहीं है, इट डजंट मैटर। जिसको आप t मान रहे हो ना, उसका यहाँ पर होना जरूरी नहीं है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए, वो जरूरी है ज्यादा। यू पुट t इक्वल्स टू sin x, यू डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लो इसको, तो dt विल बी sin x dx, और फिर sin x, ओ सॉरी क्या हो गया, cos x, तो इट विल बी cos x dx, और फिर ये वाला पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी जगह dt रख देंगे, तो dt बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है, sin x। तो ये काम किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द सम पावर dx, a इज अ कांस्टेंट, या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n dx, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर n dx। n की कुछ भी वैल्यू हो, इट डजंट मैटर। इन सभी में एक बहुत ही स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, जिससे कि ये बहुत सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, देख लो, सुन लो ध्यान से सब लोग। सपोज कुछ ऐसा दे दिया जाए आपको, साइन स्क्वायर एक्स दे दिया जाए, साइन स्क्वायर एक्स dx, मान लो आप इसमें डिफरेंशिएशन वाले फंडे लगाकर, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट,
ऐसा करके नहीं लगाएंगे कि वो चेन रूल लगाया था, याद है? तो चेन रूल इसमें नहीं लगता है कुछ भी, यहाँ पर चेन रूल की जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो कई बार यू माइट बी टेम्पटेड टू राइट इट डाउन लाइक दिस, ये साइन स्क्वायर एक्स था ना, तो एक्स टू द पावर 2 है एक तरीके से, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, तो आप ऐसे करके लिखने की कोशिश करोगे साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 कर दिया इसको, ये गलत हो जाएगा टोटली, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। या फिर आपने इसमें कुछ और, चलो चेन रूल लगा दे तो कुछ और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, मे बी इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी गलत होगा। सो नेवर डू इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं होता। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन उसी चीज का होगा जिसका आपको फॉर्मूला या एंटी डेरिवेटिव मालूम है। इनमें से डायरेक्टली कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छा एन की एक पावर बढ़ा दो, डिवाइड कर दो n+1, वैसे करके नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुछ एक फिक्स सब्स्टिट्यूशंस हैं जिससे कि ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इजी बन जाता है। अच्छा एन की पावर नेगेटिव में भी हो सकता है, पावर हाफ भी हो सकती है, -½ भी हो सकती है, -3/2 भी हो सकती है, तो एन की इट डजंट मैटर, एन की कुछ भी वैल्यू हो, आप वो वाले सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा 100%। क्या सब्स्टिट्यूशन है ध्यान से देखना। सबसे पहले ये देखते हैं, इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a cos थीटा और a sin थीटा, यहाँ पर हमारा जो नया वेरिएबल हम लेके आ रहे हैं वो थीटा है, तो ये भी पुट कर सकते हो और x की वैल्यू a cos थीटा ही पुट कर सकते हो। तो होगा क्या इससे, सिंपलीफाई कैसे हो जाता है इससे, इससे सिंपलीफाई इस वजह से हो जाता है बिकॉज आप जब x की वैल्यू यहाँ डालोगे ना a sin थीटा, तो ये हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा, उसमें से a² कॉमन ले सकते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा, इट विल कन्वर्ट टू cos, तो एक सिंपल कॉम्पैक्ट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस dx ऑल्सो, dx की भी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, dx कितना आएगा, dx आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, तो भी वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसमें क्या पुट करोगे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, टेल मी। ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ डालना है, क्या पुट करें इसमें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। A sec tan theta. थीटा सेक सेक से तो नहीं होगा बेटा, 1 + sec स्क्वायर थीटा ए ऐसा, सर ए ए tan tan थीटा। थीटा यस। और अगर tan थीटा से हो रहा है तो cot से भी होता है। तो बेसिकली यही वाला यूज करना, पहले वाला यूज करना, ठीक है, वो तो दोनों से जाएगा बट आपको ये एक ही यूज करोगे ऑब्वियसली। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो। इसमें बताता हूँ, ये वाला देखो, इससे समझ में आ जाएगा। सब में हम ट्रिग्नोमेट्री सोच रहे हैं, मैं x की वैल्यू क्या इसमें पुट करूं सो दैट ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिलेशन बन जाए जाना पसंद। तो इफ आई पुट x इक्वल्स टू a, यहाँ पर आएगा सम क्वांटिटी -1, a² कॉमन लोगे तो सम क्वांटिटी -1 है, तो वो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा के साथ, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा। सो इफ आई पुट x इक्वल्स टू a सेक थीटा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, x की वैल्यू डाल के देखो, तो a² सेक स्क्वायर थीटा -a², इसकी पावर कुछ n होगी जो भी, उसमें से a² कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा है, पावर n है वो अलग बात है, पावर n रहेगी, बट अल्टीमेटली ये जो दो चीजें से अलग अलग आ रही थी उसकी जगह एक आपको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट होते हुए ये नजर आया। और ट्रिग्नोमेट्री वाले आप देखोगे जहां पर जो कन्वर्ट होके आएंगे दे विल बी सॉल्वेबल, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आप कुछ और ही आ गया है अजीब सा, तो दे विल बी सॉल्वेबल। अभी एग्जांपल करेंगे अभी। अच्छा अगर ये a sec से cos हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो cosec से भी होगा। बोलो बेटा। सर साइन या कॉस? यस,
dx की जगह पर a cos थीटा d थीटा आ गया. When you put x square over here, तो बचेगा a square minus a square sin square थीटा. तो यार a स्क्वायर कॉमन लोगे, अंडर रूट से बाहर आएगा तो a ही बचेगा, a से a उड़ जाएगा, ऊपर बचा cos थीटा d थीटा और नीचे बचा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. आई होप अब ये भी समझ में आ रहा होगा, ये भी इससे कैंसिल होगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा and root cos square theta will be cos theta. So ultimately you will be left with integration d theta, which will be equal to theta plus c. और theta का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेंगे. From this equation sin theta is x over a. तो theta कितना होगा? Sin inverse x upon a. ये inverse trigonometric function है. dx over x square plus a square. इसको सॉल्व करिए, बताइए. You will put x equals to a tan theta. You will get dx equals to a sec square theta d theta. अगर ये याद है तो ही होगा. tan theta का डेरिवेटिव sec square theta होता था, तो डिफरेंशियल sec square theta d theta हो जाएगा. दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो. तो इंटरेस्टिंगली दिस विल बिकम dx का वैल्यू पहले a sec square theta d theta divided by x square is a tan theta. तो a square tan square theta plus a square. a square कॉमन लोगे तो नीचे a की a बचेगा और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 plus tan square theta है ना ये. sec square theta d theta divided by 1 plus tan. Again this will be 1 upon a into d theta का इंटीग्रेशन. ये sec square theta बनेगा कैंसिल. फिर से थीटा का वैल्यू डालना है, तो ये x अपॉन a का tan इनवर्स. प्लस c. आपको एक तरीके से मैं मान के चल रहा हूं कि एलिमेंट्री लेवल पर आपको ये इंटीग्रेशन करना आ गया है. लेकिन ये चीज हमें कैसे पता लगेगी फिजिक्स में कि किसका इंटीग्रेशन करना है, वो अब हम यहां पर सीखने वाले हैं, which is the application. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी अगर आप लिख देते हो मास ओवर वॉल्यूम, तो यहां से मास निकालना बहुत आसान है. मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सीधा सीधा आंसर. But somehow, if density was not constant everywhere, it was variable, it was changing everywhere. तो हमारे पास मेथड था that you will write dm by dv. This will be the density, and then your mass dm will be equal to rho dv. तो आपके पास ये एक सिस्टम बन गया, ये क्वांटिटी बन गई है. मुझे मालूम है कि ये dm है और टोटल मास अगर मुझे चाहिए तो सारे dm ऐड करने पड़ेंगे. सारे डीएम ऐड करने के बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन. तो यही आपको हर केस में बनाना सीखना है. और इन सभी में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन्हें ये करना सीख लिया तो काम हो जाएगा. सपोज किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वांटिटी निकालनी है, एक्स फाइंड करना है. X might be mass, X might be charge, X might be volume, X might be area, X might be current, any quantity. X might be velocity, acceleration, कुछ भी चीज हो सकती है. तो आपको सबसे पहला स्टेप ये लिखना होता है that x will be equal to integral dx. उस टोटल x को आप पहले स्मॉल चीजों में, छोटी छोटी चीजों में ऐसा मानोगे डिवाइडेड है, और फिर उन सभी को छोटे छोटे को ऐड कर दो. अगर आपको मास निकालना था तो पहले आप उसमें इंटीग्रल डीएम लिखो. छोटे छोटे जो डीएम है उन सभी को ऐड करने पे आपको टोटल मास मिले. अगर आपको एरिया निकालना था तो पहले उसको इंटीग्रल डीए लिखोगे.
और ये छोटे छोटे एरियाज जो भी उनको ऐड करके आप, फिर ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा कि हाउ टू राइट डाउन दिस dx और dm और dA, है ना। जैसे मान लो आपको निकालना, वॉल्यूम निकालना था किसी भी चीज का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आप इंटीग्रल dv लिखो उसको, और फिर नेक्स्ट स्टेप सोचोगे हाउ टू राइट डाउन दिस। तो पहला स्टेप है कि आपको क्वांटिटी को हमेशा ऐसे लिखना आना चाहिए, एंड योर नेक्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफाई डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या है डिफरेंशियल एलिमेंट? यही जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ होता है वो सब डिफरेंशियल एलिमेंट होता है। डिफरेंशियल एलिमेंट्स का ही आप जो इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा ये चीज कहाँ है, फिजिकली कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उसका वैल्यू कितना है। आइडेंटिफाई डिफरेंशियल एलिमेंट एंड फाइंड इट्स वैल्यू। वैल्यू इन द सेंस फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, आई शुड से फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या होगा। डिसाइड इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, कोई भी हो सकता है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ठीक है। तो अभी स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, जब हम एग्जांपल में इनको अप्लाई करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या मतलब है। सर बोलो बेटा। सर अगर हम लोग मतलब a इक्वल टू इंटीग्रेशन dA लिखते हैं तो वो dA मतलब डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशियल होता है? a इक्वल टू इंटीग्रल dA लिखा तो dA इज डिफरेंशियल। dA by dx लिखा है कहीं पर, तो ये डेरिवेटिव ऑफ a है विद रिस्पेक्ट टू x। dA का मतलब सिर्फ डिफरेंशियल है। अच्छा, ये भी राइट डाउन की बजाय आप डिसाइड करोगे ना, आप देखोगे सिचुएशन के हिसाब से, ऐसे रैंडमली नहीं लिख देना कुछ भी। तो राइट डाउन द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। अगर आपने इतना सब काम कर लिया तो एक तरीके से नाउ यू आर रेडी टू इंटीग्रेट। अब सिर्फ आपको मैथमेटिकली उसको इंटीग्रेट करना है फॉर्मूला यूज करके, एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ये सब करना आपको आना चाहिए, तभी आप ये माना जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना आता है। सो विल टेक 2 और 3 एग्जांपल्स, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। फर्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द एरिया ऑफ अ सर्कल। We should start with a very simple case. तुमको फॉर्मूला मालूम है एरिया ऑफ द सर्कल का, बट हम एकदम फंडामेंटल लेवल से उसको निकालने की कोशिश करेंगे, अज्यूमिंग कि हमें नहीं पता। तो देखना, ये आपके पास सर्कल है एक, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, एंड वी वांट टू नो इसका एरिया कितना होगा। सो वी वांट टू नो एरिया कितना होगा, तो एरिया निकालना है, विच मीन्स आई विल राइट a इज इक्वल टू इंटीग्रल dA। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नाउ यू विल थिंक फिजिकली dA क्या लोगे आप इसमें dA लेने के बहुत सारे मेथड्स हैं। यू कैन थिंक ऑफ कि भाई एक छोटा सा, मैंने यहाँ पर एक पतली सी स्लाइस ले लिया, एक छोटा सा स्लाइस पकड़ के ले लिया, ये dA। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये भी बहुत छोटा ही रहा होगा, d थीटा। दूसरा तरीका क्या है, आपने इसमें छोटे छोटे बॉक्स बना लिए। सर आपके स्क्रीन नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं आ रहा है इसमें? सर हमें विजिबल नहीं। तो आप ये मान सकते हो कि इसमें छोटे छोटे बॉक्स बना लिया आपने।
या फिर आप ये मान सकते हो ये बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ है, पतली पतली रिंग्स हैं, वेरी स्मॉल रिंग। तो सबसे पहले आपको ये डीए डिसाइड करना होगा कि आपका डिफरेंशियल एरिया क्या है, बहुत छोटा सा जो आप एरिया ले रहे हो वो है क्या। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से जो सबसे आसान लगे वो वाला हम यूज करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी 3 मेथड्स बताए हैं। एक बताया कि इसको एक छोटे छोटे ऐसे ट्राइंगल मान लो, ये ट्राइंगल जैसा ही बनेगा अगर बहुत छोटा ले लिया, तो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल चारों तरफ होंगे, उन सबसे मिलके ये एक कंप्लीट एरिया बन गया। या फिर ऐसी पतली पतली सी रिंग्स हैं, बहुत सारी रिंग्स 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 बहुत सारी ऐसे, उन सभी को रिंग्स को आप रखते चले गए ऐसे, तो एक कंप्लीट ऐसे एरिया बन गया, सर्कल बन गया। ये एरिया ऑफ अ सर्कल का वैल्यू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। सभी को क्लियर है ये चीज, पाई आर स्क्वायर होता है ना। बट एक्चुअली द एरिया ऑफ अ सर्कल अगर कोई पूछे, थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 0। एरिया ऑफ अ सर्कल कुछ नहीं होता है, एरिया इंस्क्राइब बाय अ सर्कल होता है, जो आप मुझे वैल्यू बता रहे हो। और एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड या फिर इनक्लोज ज्यादा बेटर वर्ड है, इनक्लोज्ड। एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल जो है, सर्कल सिर्फ ये होता है, ये वाली चीज सर्कल होती है जो यहाँ पर ही मैंने लाइन बनाई है, दिस इज दी सर्कल। और मैथमेटिकली आप जब इसकी इक्वेशंस वगैरह लिखते हो तो उसका थिकनेस एकदम खत्म होता है, इसका कोई थिकनेस नहीं है, ये बहुत पतली सी लाइन है। और सर्कल जो है सिर्फ इसी को बोलते हैं, अंदर के कोई पॉइंट्स जो हैं दे आर नॉट सर्कल, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सर्कल, दे आर इनक्लोज बाय सर्कल बट नॉट पार्ट ऑफ द सर्कल। सो सर्कल तो सिर्फ यही है, तो सर्कल का एरिया तो 0 है, क्योंकि ये सर्कल था, ये पतली सी एक स्ट्रिप है जिसका थिकनेस 0 है बिल्कुल, तो इसका कोई एरिया नहीं है। बट एरिया एनक्लोज बाय सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हम जनरली यार बोल देते हैं, ज्यादातर तो यही बोल देते हैं ना, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। बट एक्चुअल में अगर आप सोचो थोड़ा सा अच्छे से, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज 0, एरिया एनक्लोज इज पाई आर स्क्वायर। मेरे को तो ये फंडा क्लियर है, सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ऑलराइट, तो उसी को हम यूज करेंगे, फटाफट देख लो इसको, बाकी काम आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, आप इसको मानोगे बहुत पतली पतली छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इन रिंग्स का कुछ थिकनेस है। सपोज एक रिंग मैंने उठा ली कोई भी ऑफ रेडियस r, एंड उसका जो थिकनेस होगा, मुझे ऑब्वियसली r के अलोंग है वो थिकनेस, तो dr लेना पड़ेगा। दिस इज dr, जो थिकनेस इसका वो dr है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ऑफ दिस स्ट्रिप। एरिया ऑफ दिस वेरी थिन स्ट्रिप, इसका एरिया कितना होगा? थिकनेस आपको दिया हुआ है dr, इसका जो थिकनेस है, और इसका रेडियस r है। सर बोलो। 2 Pi पाई आर whole- इंटू डी आर। 2 pi r dx। So area of this thin strip can be written as 2 pi r into dr। ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। कैसे लिख सकते हैं? आप इस पतली से थिन, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, आप इस पतली से थिन स्ट्रिप को यहां से कट कर लो। कट करने का मतलब क्या है? इसके जस्ट बाहर से ऐसे आपको सर्कुलर कट लगाना पड़ेगा, और जस्ट अंदर भी सर्कुलर कट लगाना पड़ेगा, तो एक पतली सी स्ट्रिप बाहर निकल के आ जाएगी। और उसको बीच में से फिर से एक और कट मारो, ऐसे ऐसे कट करो और सीधा कर लो, सो इट विल बी स्ट्रेट एंड, ऐसे स्ट्रेट हो गया मतलब। और अगर ये स्ट्रेट हो गई तो इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 2 पाई आर, और इसका जो थिकनेस होगा दैट विल बी डी आर। इसी स्ट्रिप को आपने यहां पर ले जाके खोल दिया ऐसे। इट कैन बी इजीली अप्रोक्सीमेटेड टू अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, तो वहां से ही वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर डी आर।
तो जो हमने सबसे पहले ये लिखा था a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dA, उसमें ध्यान से देखो क्या हुआ। सबसे पहला स्टेप हमारा हुआ कि हमने ये डिसाइड किया कि हमारा ये पहला स्टेप हो गया, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हमें डिफरेंशियल एलिमेंट करना था। डिफरेंशियल एलिमेंट हमने डिसाइड किया यहाँ से कि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक लिया विच इज द वेरी थिन स्ट्रिप्स, है ना, बहुत पतली सी एक स्ट्रिप मान ली। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हमारा था आर। आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे आपको सारी की सारी थिन स्ट्रिप्स मिल जाएंगी, यहां से लेकर यहां तक। आर का वैल्यू 0 रखोगे तो एक पॉइंट बन जाएगा ये। आर का वैल्यू कैपिटल आर रखोगे तो बाहर वाली स्ट्रिप आ जाएगी, और बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो सारी स्ट्रिप्स आ जाएंगी। सो योर आर बिकम्स इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डी आर अपने आप आ जाएगा इसमें। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा है। ये डी आर या डी एक्स ये वाले जो टर्म्स हैं अपने आप आते हैं। सो योर डी ए बिकम्स, पहली बात तो ये आइडेंटिफाई किया क्या था, और फिर उसका हमने एक्सप्रेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। यहां तक काम खत्म हुआ आपका। तो अब आप आर की लिमिट सोचोगे। लिमिट्स ऑफ आर क्या होंगी, कहां से कहां तक वेरी करेगा बताओ? 0 to R. 0 to R. गुड। सो लिमिट्स ऑफ आर विल बी फ्रॉम 0, यानी कि पतला सा पॉइंट, और बाहर तक पूरा लेना है। तो अगर आपने ये सब लिख दिया तो यू विल राइट इंटीग्रेशन टीए एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर आ जाएगा, अंदर आर स्क्वायर आर डी आर आ जाएगा, 0 टू कैपिटल आर। सो दिस विल बी 2 आर आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। So like this you can find the areas. और आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम और ज्यादा एप्लीकेशंस देखेंगे इसके, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेंगे इसको अलग अलग तरीके, अलग अलग जगहों पर। आई ट्राई टू टेक ऑल द एग्जांपल्स जो हमारे फिजिक्स में आते हैं, अप्लाई करते हैं जो हम चीजें, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख ली ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढना। डी ए, डी वी, डी क्यू, डी पी, है ना, ये सब चीजें ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट काम बनता है। कैलकुलस का सबसे ज्यादा यूज है